हमारे घर के सामने एक बाप और बेटी रहा करते थे। बेटी पता नहीं 16-17 साल की थी, जबकि बाप की उम्र 50 के करीब होगी। बाप अपनी बेटी के बारे में बहुत ज्यादा परेशान हुआ करता था। कभी भी उसने घर के दरवाजे को खुला नहीं छोड़ा था। हमेशा वक्त पर घर वापस आता था और अपनी बेटी की इतनी हिफाजत करता था जैसे कि कोई फूल ही करता हो। मैं भी एक सेकंड में बाप बेटी को देख के तो मेरा दिल चाहता कि उसकी बेटी के साथ बातचीत करूं। एक दिन मैंने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे लगता है कि जाकर साथ वाली सुमैया से मिलना पड़ेगा। बेचारी है, अकेली है, वह स्कूल भी नहीं जाती है। माँ कहने लगी, बेटा ये लोग बहुत अजीब से हैं, तुम खबरदार अगर तुम इनके घर चली गई। ये बाप बेटी यहाँ आसपास 5 साल से रह रहे हैं, लेकिन मैंने कभी भी उसकी बेटी को घर से बाहर निकलते हुए नहीं देखा। अजीब ही बात है। वैसे लोग अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए स्कूल कॉलेज भेजते हैं, लेकिन ये इंसान अपनी बेटी को घर से बाहर तक निकलने नहीं देता है। देखो, इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी। मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। माँ की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई थी। बात तो हकीकत है। मैंने आसपास मोहल्ले वालों से भी पूछा तो उन्होंने भी एक अजीब सा शक जाहिर किया। एक आंटी तो कहने लगी, मुझे तो लगता है कि बाप बेटी ही नहीं है, बल्कि और ही कोई बात है, वरना कोई इस तरह अपनी बेटी को सारी दुनिया से छुपा कर क्यों रखता है। मैंने इनके घर बहुत जाने की कोशिश की, लेकिन यह आदमी अपनी बेटी से किसी को मिलने नहीं देता है। मैं आंटी की बात सुनकर परेशान हो गई थी। अगर यह आदमी अपनी बेटी से किसी को मिलने नहीं देता तो क्या पता इसके पीछे कोई गहरी कहानी छुपी हुई हो। मेरी बात सुनकर वह आंटी हवा में हाथ फैलाते हुए बोली, अरे बेटा, कोई वजह नहीं होगी, बस आजकल का ज़माना ही ख़राब हो गया है। तुम भी इन लोगों से दूर रहो, ये ना हो कि इनके घर जाओ और तुम्हें कोई नया मसला मिल जाए। मैं ये सुनकर चुप सी हो गई थी, लेकिन मेरे जहन में जाने की इच्छा ज़्यादा बढ़ गई थी। मैं किसी भी सूरत में इस मामले को ऐसे ही नहीं जाने देना चाहती थी। इन दिनों मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, मैं फिर भी भूल गई थी। लेकिन एक दिन जब मैं इस घर के दरवाजे के बाहर से गुजरने लगी तो मुझे अंदर से रोने की आवाज़ें आने लगी। रोने की आवाज़ सुनकर मैं दरवाजे के पास ही खड़ी हो गई थी। मैंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की तो एक लड़की बहुत तेज तेज रो रही थी। उसके रोने से लग रहा था कि कोई बहुत बड़ी बात हो गई है। मैंने घर के दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाज़ा किसी ने ही खोला। फिर मैंने घर के दरवाजे के बाहर लगी बैल पर हाथ रख दिया और तब तक नहीं हटाया जब तक दरवाज़ा खुल नहीं गया। दरवाज़ा खुला तो सामने वही अंकल खड़े थे। उनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था, आंखें लाल, बहुत रो रही थी। क्या बात है, लड़की इस तरह किसी के घर के दरवाजे की बेल नहीं बजाते हैं, तुम्हें माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया है। मैंने उनकी बातें सुनकर मैं पीछे नहीं हटी। मैंने कहा, अंकल माफ़ कीजिएगा, लेकिन आपके घर से किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी, इसलिए मैं परेशान हो गई थी। मुझे लगा कि शायद मुझे मदद करनी चाहिए। अरे किसकी मदद बेटा, मुझे तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी उम्र देखो और मुझे देखो। तुम जाकर पहले अपने आप को संभालो, तुम अभी छोटी हो। इन मामलों से दूर रहो तो बेहतर रहेगा। अंकल ने मुझे खरी खरी सुनाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं हैरान परेशान सोचने लगी कि कितना ही बदतमीज़ आदमी है। मैं तो उसकी मदद करने के लिए आई थी, इसने तो मुझे ही बातें सुना दी। मैंने घर जाकर माँ को सारी बातें सुनाई। माँ बोली कि तुम्हें इन बाप बेटी के मामले में पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है। एक बार तुम्हें समझाया है, दोबारा समझाया है, तुम्हें आज अपने बाप से बातें सुननी पड़ेगी। मैं आज तुम्हारे बाबा को ये बातें बताऊंगी कि तुम बिना वजह से हमदर्दी जताने के लिए पड़ोस में पहुंच गई थी। अपनी उम्र देखो, अपनी हरकतें देखो। ठीक कहते हैं वे बाबा जी, तुम उनकी क्या मदद कर सकती हो? अगर मसला होता भी है तो तुम कर ही क्या सकती हो? मैं बातें सुनकर खामोश तो हो गई थी, लेकिन मैंने सोच लिया कि मैं उस लड़की से दोस्ती करके रहूंगी जो इस घर में अपने बाप के साथ अकेली रहती है। क्या पता मैं उसकी ज़िंदगी में कोई बेहतरीन कर सकूं। एक दिन मैं अपनी सहेली मिसबा के घर पर गई थी, जिसका घर इसी मोहल्ले के अंदर था। मैंने मिसबा से कहा कि हम छत पर भी चलेंगे, आजकल पतंग का मौसम है। लड़कों को पतंग उड़ाते थे। मैं और मिसबा जैसे ही छत पर गई, ये देखकर तो मेरी हैरत की इंतहा न रही थी कि उस बूढ़े का घर भी मिसबा के घर के साथ जुड़ा हुआ था। उसके घर का सहन मिसबा की छत से नजर आ रहा था, वहां से बूढ़े का घर का सहन नजर आ रहा था। ये देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। मिसबा बोली, इसमें खुश होने वाली क्या बात है? मैंने कहा कि अब मैं इस लड़की से दोस्ती कर सकूंगी जो इस घर के अंदर रहती है। अच्छा तो ये बात है, क्या तुम्हें मुझसे दोस्ती नहीं करनी है? वह नाराज होने लगी तो मैंने उसे भी सारा मामला बता दिया। कहा कि इस घर में अकेले बाप बेटी रहते हैं, बाप बेटी को किसी को बात नहीं करने देता है और ना ही किसी को अपने घर जाने देता है। उसकी बेटी के रोने की आवाज़ भी आती है। हम मुझसे बातचीत कर ले तो हो सकता है कि उनकी बेटी को गहरा मसला हो और वे ये बात सबसे छुपा रही हो।
लगता है कि हमें उसकी मदद करनी पड़ेगी। मेरी बात सुनकर मिसबा ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए और बोली, जानती हो ये घर किसका है और तुम किसके बारे में बातें कर रही हो? उसकी बात ने मुझे बहुत ज़्यादा डरा दिया। मतलब बस एक बूढ़ा बाप और उसकी बेटी रहती है यहाँ, पर क्या तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि ये बाप बेटी ही हैं? हाँ, बाप बेटी ही हैं। वे अंकल तो यही कहते हैं कि इस घर में उनकी बेटी रहती है, और तुम ऐसी अजीब अजीब बातें क्यों कर रही हो? बाप बेटी नहीं तो क्या मियाँ बीवी हैं? हाँ, मियाँ बीवी भी हो सकते हैं। हो सकता है कि बीवी की उम्र कम हो और पति ज़्यादा उम्र का हो, इसलिए वह अपनी बीवी को किसी से मिलने नहीं देता हो कि कहीं लोग उसे ये ना कह दे कि तुम्हारी बीवी तो बहुत कम उम्र की है जबकि तुम्हारा पति ज़्यादा उम्र का है। हाँ हाँ, तो ये भी हो सकता है। लेकिन देखो, जो भी हो तो वह भी एक औरत ना, उसे भी तो ज़रूरत होगी कि कोई उसकी मदद करे, कोई उससे बातें करे, और फिर सबसे बढ़कर अगर उसकी ज़िंदगी में कोई गहरा मसला चल रहा हो तो उसे हमारी ज़रूरत हो सकती है। अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वह बूढ़ा हमें इससे बात करने देगा। बेहतर है कि हम अपने काम से काम रखें। मैंने कहा, हम भी अपने काम से काम ही रखेंगे, तो उसकी बेचारी मदद कौन करेगा? अभी मिसबा और मैं यही बातें कर रहे थे कि वह लड़की हमें सहन में चलती फिरती नजर आई। मैंने उसे देखकर मिसबा को इशारा किया कि वह तो सहन में आ गई है, अगर हम चाहे तो उससे बात कर सकते हैं। मिसबा कहने लगी, तुम ही बात करो, मैं यहाँ से जा रही हूँ, उस बूढ़े से बेइज्जती नहीं करा सकती। ये लड़की मेरी कुछ नहीं लगती कि मैं इसकी फिक्र करूँ। मिसबा के जाने के बाद मैंने उस लड़की को इशारे से अपनी तरफ बुलाने की कोशिश की। मैंने उसे इशारा किया। काफ़ी देर के बाद उसने ऊपर मुड़कर देखा। मैंने ऊपर वाले का शुक्र अदा किया कि उसने कम से कम मेरी तरफ देखा तो सही, अब उससे बातचीत कर सकती थी। मुझे देखते ही वे अंदर को जाने लगी थी कि मैंने उसे इशारा करके कहा कि मैं उससे दोस्ती करना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट उभरी और वह सीढ़ियाँ चढ़ती हुई छत की तरफ आने लगी। उसे देखकर मेरी खुशी की इंतहा न रही थी। वे एक नौजवान लड़की थी। उसे देखते ही लग रहा था कि जैसे कि जिंदगी में बहुत सारे दुख उसने झेल लिए हो और अब और ज्यादा दुख लेने की उसके अंदर ताकत ना हो। मैंने उसे सलाम किया। मैंने कहा कि मैं तुम्हें अक्सर देखती रहती हूँ, मुझे लगता है कि तुम बहुत ज्यादा दुख में रहती हो, मुझे तुम्हारा एहसास है, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? बोली कि मुझसे दोस्ती करके क्या तुम भी बर्बाद होना चाहती हो? उसकी ये बात मुझे बहुत ज्यादा दुखी लगी। मैंने कहा कि तुम एक अच्छी किरदार वाली लड़की हो, तुमसे दोस्ती करके कोई बर्बाद क्यों होने लगा? आखिर तुम चाहो तो तुम मुझसे हर तरह की बात मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी और वादा करती हूँ कि किसी गैर ज़रूरी इंसान को तुम्हारा कोई राज नहीं बताऊंगी। मेरे तो राज मेरे बाबा को भी नहीं पता है। क्या वे वाकई में तुम्हारे बाबा है? मेरी बात सुनकर वो हंस पड़ी। हाँ, मैं एक बदकिस्मत बाप की एक बदकिस्मत बेटी हूँ। मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे इस घर में बंद कर अच्छा नहीं किया है, लेकिन जब अपनी कहानी देखती हूँ तो ऐसा ही लगता है कि बाबा ने जो किया वह ठीक ही किया है। मैं इसी काबिल थी। मैं उसकी बात सुनकर काफ़ी परेशान हो गई थी। मैं तो पहेलियाँ बुझा रही थी, मेरे पास वक्त बहुत कम था। इतने में मिसबा ऊपर छत पर आ गई और बोली कि तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है। मैं अपनी माँ के साथ घर पर आ गई थी, लेकिन मैंने सोच लिया था कि अब मैं मिसबा के घर जाकर उस लड़की से बात क्या करूँगी। हो सकता है कि वे अपना दुख दर्द मुझसे बयां कर सके, अपना दिल हल्का कर सके। अगले दिन मैं फिर से मिसबा के घर गई। मैंने देखा छत से तो वह लड़की आज भी सहन में बैठी हुई थी, लेकिन अब की बार उसकी रोने की आवाज़ ऊपर तक आ रही थी। ये देखकर मैं परेशान हो गई थी। मैंने उसे इशारा किया। वह हाथ से इशारा करके बोली कि मैं ऊपर नहीं आ सकती हूँ, अगर तुम चाहती हो तो नीचे की तरफ आ सकती हो, दरवाज़ा खुला हुआ है। उसके बाद सुनकर पहले तो मैं हिचकी, लेकिन फिर सोचा कि अगर मदद करनी है तो क्यों ना पूरी तरह से करूं। मैं छत से उसके घर चली गई। उसने अपने पेट पर हाथ रखा हुआ था और वह बुरी तरह से रो रही थी। क्या हुआ है? क्या तुम्हारे पेट में दर्द है? कहो तो मैं अपने घर से दवाई लाकर तुम्हें दे दूं। नहीं, ये वह दर्द नहीं है जो तुम समझ रही हो। यह दर्द मेरी मौत के साथ ही खत्म होगा। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में भी आंसू आने लगे थे। देखो, दुनिया में हर दर्द का इलाज है। अगर तुम्हें कोई मसला है तो मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करने को तैयार हूँ। लेकिन जब तक तुम अपना मसला मुझे नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारी मदद का कैसे पता लगा सकती हूँ? बस तुम मेरे लिए दुआ क्या करो, दुआ करो कि आखिरत में मुझे ऊपर वाला माफ़ कर दे।
मेरा दिल बहुत बड़ा है और मेरे पापा बहुत पाक दामन हैं। मैं बहुत ज़्यादा उलझन का शिकार हो चुकी थी। वह मुझे कहने लगी कि मुझे काढ़ा बना कर दे दो। मैं उसके घर के अंदर पहली बार आई थी। मैंने देखा कि उसका किचन साफ सुथरा था, लेकिन घर में अजीब सी वीरानी सी थी। उसने कहा कि तुम मेरे कमरे में चल कर बैठो। मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था कि अगर ये बात माँ को पता चल गई तो वह मुझसे कितनी नाराज़ होगी कि मैं उनके मना करने के बावजूद भी उस लड़की के घर चली गई। ऐसे तो नौजवान लड़कियां भला कब करती हैं, लेकिन उस लड़की की शक्ल और उसकी दुख भरी बातें आप भी सुनते तो आप भी यही हरकतें करते। मैंने उसे काढ़ा बना कर दिया, फिर उसके कमरे में आई। मैं यह देखकर हैरान रह गई थी कि गरीब से दिखने वाले बाप बेटी के पास बहुत कुछ था। कपड़े भी बिछा रखे हुए थे और ये कपड़े काफ़ी महंगे थे और इन कपड़ों के ऊपर मोती सितारों का काम था। मैंने उससे पूछा कि ये क्या है। बोली कि ये कपड़े हैं, मैं कभी नहीं पहनती। मैंने भी नोट किया था कि उसने खुद तो गंदे कपड़े पहन रखे थे, लेकिन उसके पास हर तरह के रेशमी जोड़े थे जिन्हें देखकर लगता था कि ये लड़की काफ़ी ज़्यादा अमीर है। अभी तुम्हारे पास इतने अच्छे कपड़े हैं तो तुम पहनती क्यों नहीं हो। मेरी बात सुनकर वो रोने लगी। बस फिर कभी तुम्हें ये बात बताऊंगी। इन कपड़ों को पहनकर मुझे खुद से दहशत होती है। मैं कपड़े नहीं पहन सकती हूँ। अगर तुम ले जाना चाहती हो तो ले जा सकती हो, तुम्हें बहुत अच्छे लगेंगे। तुम्हारा रंग भी गोरा है और जिस्म भी खूबसूरत है। उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई थी। मैं किसी सूरत में उसके कपड़े नहीं लेना चाहती थी, लेकिन उसके बहुत ज़्यादा कहने पर मैंने एक दुपट्टा उसके कमरे से उठा लिया। कहा कि मुझे बस ये दुपट्टा चाहिए था, ये मुझे और कहीं नज़र नहीं आया था। अगर तुम मुझे दे ही रही हो तो ये दुपट्टा ही दे दो। बोली कि ये दुपट्टा तुम ले जाओ और जब मैं मर जाऊं तो मेरे जनाजे पर ज़रूर आना। ऊपर वाले का खौफ करो। लड़की, तुम्हारी उम्र कितनी है और तुम मरने की बातें कर रही हो। फिर उसने मुझे अपने कमरे में रखी एक अलमारी को आराम से खोला। उसमें एक काले रंग की डायरी निकाली और बोली, ये मेरे बाबा की डायरी है, बाबा की अमानत है, उन्हें दे देना। लेकिन उस वक्त जब मैं मर जाऊं, अगर मैं जिंदा रही तो इस डायरी को तुम भी खोल कर मत पढ़ना और ना ही उन्हें देना। तुम मुझसे वादा करो, अपनी माँ की कसम खाओ, तब मैं तुम्हें ये डायरी दूंगी। मैंने हाँ में सिर हिला दिया और उस डायरी ले ली और अपने घर पर वापस आ गई। उसके पेट में जो दर्द था वह बढ़ता जा रहा था। मैं घर वापस आई और माँ ने मेरे हाथ में इतनी महंगी दुपट्टा देखा तो कहने लगी, बेटी ये तुम कहाँ से लेकर आए हो। मैं तो तुम्हें इतने पैसे नहीं देती कि तुम खुद से ऐसे दुपट्टा खरीद सको। सच बताओ, ये दुपट्टा तुमने कहाँ से लिया है। मैं माँ से कोई भी बात नहीं छुपा सकती थी। डायरी के अलावा मैंने हर बात अपनी माँ को बता दी थी। मेरी माँ ने ये सुना तो अपना सर पकड़ कर बैठ गई थी। बोली कि तुम कितनी बेवकूफ़ हो। मैं तुम्हें जिस बात से मना करती हूँ तुम वही हरकत करती हो, और वह भी इस अंदाज से कि तुम्हें कोई कुछ कह भी नहीं सकता। बेटी, मुझ पर रहम करो, मैं तुम्हारी इन बेवकूफ़ियों को और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। अगर तुम्हारे बाबा को, ये मोहल्ले वालों को ये बात पता चली तो वे क्या कहेंगे। कल को इस लड़की के साथ कुछ और हो गया तो तुम क्या करोगी। वह तो मरने की बातें कर रही है, अगर मैं मर गई तो क्या होगा। माँ, आप कितनी खुदगर्ज हैं। माँ ने मेरी बातें सुनकर मुझ पर सख्ती से पाबंदी लगा दी कि मैं दोबारा उस घर की तरफ जाने का सोचना भी नहीं। अब मैं बहुत ज़्यादा पछता रही थी कि मैंने अपनी माँ को ये सारी बातें क्यों बताई। लेकिन मेरे पछताने को ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा था कि 2 दिन बाद उस लड़की की मौत की खबर आई। पता चला कि वह लड़की जो अपने बाप के साथ अकेली रहती थी, अपने आप ऊपर वाले को प्यारी हो गई है। ये बात सुनकर हम हैरान थे, मोहल्ले वाले भी हैरान थे कि एक नौजवान लड़की कैसे अचानक बिना किसी वजह के मौत के मुंह में जा सकती है। सब लोगों को लगा कि ये बूढ़ा आदमी ज़रूर किसी न किसी तरह अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार है, लिहाजा उससे पूछताछ की जानी चाहिए। सब लोग उस घर में जमा हो गए। मेरे बाबा भी उस घर में चले गए। बाबा ने उस बूढ़े आदमी से पूछा कि तुमने अपनी बेटी को स्कूल क्यों नहीं भेजा। बूढ़ा रोने लगा। रो रो कर उसका बुरा हाल था। अब ये लोग उसे ज़बरदस्ती भी नहीं करना चाहते थे। पुलिस को बताया गया कि यहाँ पर एक मौत हुई है। लिहाजा ये बात सुनकर बूढ़ा आदमी बहुत ज़्यादा तड़पने लगा कि मैं अपनी बेटी की लाश की बेहुरमती नहीं होने दूंगा। वह कुदरती ही मौत मिली है। मैं नहीं जानता, वह काफ़ी अरसे से बहुत ज़्यादा परेशान थी। मुझे क्या पता कि उसकी परेशानी क्या थी। मैंने उससे तो बहुत पूछा, डॉक्टर के पास भी लेकर गया। मैं आपको रिपोर्ट भी दिखाने के लिए तैयार, लेकिन ऊपर वाले के वास्ते मेरी बेटी को थाने और कचहरी का हिस्सा मत बनाइए। बाबा ने बूढ़े से कहा कि आपकी बेटी की लाश का पोस्टमार्टम होगा और उसकी तफ्तीश की जाएगी कि मौत कैसे हुई है। कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जिससे आपकी बेटी की लाश की बेइज्जती हो। अगर आपको लगता है कि आप बेकसूर है तो हो सकता है कि कोई और उसकी मौत का वजह बना हो, लेकिन बिना तफ्तीश किए अपनी बेटी को दफनाने का मतलब ये है कि आप उसे इंसाफ से महरूम कर रहे हैं। ये उसका हक है। हमारे मोहल्ले वालों की बातें सुनने के बाद
थोड़ा उनके आगे हाथ जोड़ने लगे और किसी ने बूढ़े पर यकीन नहीं किया, क्योंकि सबको शक था कि वह ज़्यादा मिन्नतें भी इसलिए कर रहा है कि बेटी की मौत में उसका हाथ ही मिला हुआ है। आखिरकार पोस्टमार्टम के लिए लाश को अस्पताल पहुंचाया गया। पोस्टमार्टम के दौरान न जाने क्या हुआ था, जब बूढ़ा घर पर वापस आया तो वह हैरान और परेशान था। उसके आंसू रुकते थे, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्यों आई है। बाबा ने भी कहा कि बूढ़ा बेकसूर है, उसने अपनी बेटी को नहीं मारा है। लेकिन हम अंदर की कहानी जानना चाहते हैं, वह क्या है। मैंने भी सोचा है कि बूढ़े से जाकर पूछा जाए, लेकिन माँ ने मुझे सख्ती से मना कर रखा था, तो मैंने ये बात अपने मुंह पर नहीं लाई थी। कुछ दिन के बाद मैंने सोचा कि वह डायरी जो मैंने उस लड़की से ली थी, और उस लड़की ने मुझसे यही बात की थी कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे बूढ़े बाप को ये डायरी दे देना। सोचा कि जाकर उसे डायरी देकर आ जाऊं कि उसकी अमानत है, अगर मैं चाहूं तो खुद भी पढ़ सकती हूं, लेकिन ये उसकी अमानत है तो मुझे दे देनी चाहिए। ये वही लम्हा था कि मैंने ये फैसला किया कि मैं जाकर वह डायरी उसे दे दूंगी। लेकिन जैसे ही मैंने बूढ़े के घर के दरवाजे की तरफ देखा तो वहां पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। मैंने आसपास लोगों से पूछा तो पता चला कि बूढ़ा अपना घर देकर यहाँ से चला जा चुका है। उसने अपना कारोबार शुरू कर लिया है, वह अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका है। मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई कि आखिर बेटी की मौत ने बूढ़े बाप को अमीर बना दिया था। वह बाप जिस मोहल्ले में किराए पर रहता था, अब उसके हाथ में ऐसी कौन सी चीज़ लग गई थी कि वह बेटी की मौत के बाद अपना कारोबार शुरू कर बैठा है। मैंने सोचा कि वह डायरी खोल कर मैं खुद ही पढ़ लेती हूँ, मुझे सारी हकीकत मालूम हो जाएगी। फिर अगर कभी वह मुझे मिला तो मैं उसे डायरी दे दूंगी। डायरी पढ़ना शुरू किया तो मेरे होश ही उड़ गए थे। उसमें जो बातें लिखी हुई थी वह बहुत ही ज़्यादा अजीब व गरीब थी। बाबा जान, मुझे माफ़ कर देना, मैंने जो भी किया था उसमें गलती मेरी ही थी, आपकी तरबियत का कोई कसूर नहीं था। अगर मैं अमन की बातों पर डांटी तो वह उस दिन मुझे अपने घर ही नहीं लेकर जाता। लेकिन अमन की बड़ी सी गाड़ी देखकर मैं बहुत ज़्यादा उसके प्यार में पड़ गई थी। मुझे लगा कि अब मेरे सारे मसले अमन से शादी करने पर दूर हो जाएंगे। मैं अमन को किसी मसीहा से कम नहीं मानती थी, मगर अब वह मसीहा नहीं, वह तो भेड़िया निकला। मैं अब गरीब बाप की बेटी थी। मैं जब उसके बड़े से घर में दाखिल हुई तो उसने मुझसे यही वादा किया था कि वह मुझे इस घर की बहू बनाएगा, इस घर की शहजादी बनाकर रखेगा। लेकिन तब जाकर मुझे पता चला कि वह तो मेरी इज्जत लूटने के लिए मुझे यहाँ पर लेकर आया है। मेरे पास और कुछ नहीं था। मैंने सामने पड़ी हीरे की चेन निगल ली। मैंने यही सुन रखा था कि हीरा निगलने से इंसान की मौत हो जाती है। वह बहुत बड़ा हीरा था, लेकिन पता नहीं कैसे मेरे हलक से नीचे उतर गया। मेरी मौत तो नहीं आई, लेकिन उसकी माँ वहाँ पर आ गई और मैं बच गई। पर उसने जो मुझे थोड़ी देर उस कमरे में रखा, वह लम्हा मेरे ऊपर हमेशा की तरह बोझ रहेगा। मैं खुद को कभी नहीं माफ़ कर सकूंगी। बाबा, ये बात मैं किसी डॉक्टर को नहीं बताऊंगी। मैं चाहती हूँ कि मैं इसी दर्द की वजह से मर जाऊँ और मेरे पेट से निकलने वाला खजाना आपकी गरीबी को मिटा दे। मैं आपकी गरीबी की वजह से खुद को कोसती हूँ, क्योंकि आप अपने 4 बेटे को छोड़कर अपनी बेटी की इज्जत को बचाने की खातिर यहाँ पर आकर बैठे थे, और मैंने आपकी इज्जत भी तार तार कर डाली। बाबा, मुझे माफ़ कर देना। उस लड़की की गम और दुख का अंदाज़ा मुझे हो चुका था। सारी डायरी पढ़कर पता यही चलता था जो मैंने आपके सामने रखा है। हमेशा अपने बाप की इज्जत का ख्याल रखें, क्योंकि बाप बेटी की इज्जत पर आँच ना आने की खातिर पूरी दुनिया से लड़ता है, और वही बेटी अगर अपने बाप की इज्जत चंद लम्हों में दुनिया के आगे ही गवा दे तो उससे बदकिस्मत कौन हो सकता है। वाकई उससे बदकिस्मत कौन हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।